लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। इसके तहत 19 अप्रैल को मतदान के बाद 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है। इसके साथ ही भाजपा अपने विरोधी दलों पर भी नेताओं को शामिल कराने के मामले में भारी पड़ी है। हाल ही में कांग्रेस, यूकेडी और आप समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, एक पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल को खिलाने के लिए भाजपा में जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने अपने त्यागपत्र में महज 2 लाइन में ही व्यक्तिगत कारणों की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की जानकारी भर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई। इसके बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े मनीष खंडूरी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तब से विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह साजवाड़, माचंदन सिंह नेगी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे लक्ष्मी राणा और अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है। एक के बाद एक कांग्रेस के गिर रहे विकेट से पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस का तर्क है कि ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। सवाल यह है कि क्या भाजपा दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। से पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आलम ये है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी का भाजपा में जाना सियासी तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हराकर विधायक बने थे। 14 विधानसभा क्षेत्र समेटने वाली गढ़वाल लोकसभा सीट में भंडारी कांग्रेस के एकमात्र विधायक थे, लेकिन अब राजेंद्र भंडारी ने नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का दावा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूँ। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है। ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा, जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, एक पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल को खिलाने के लिए भाजपा में जुड़ गए हैं। खास बात ये है कि ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने अपने त्याग पत्र में महज 2 लाइन में ही व्यक्तिगत कारणों से प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की जानकारी भर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्याग पत्र के साथ शुरू हुई। इसके बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े
मनीष खंडूडी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तब से विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़, मालचंद, धन सिंह नेगी और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही लक्ष्मी राणा और अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के गिर रहे विकेट से पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस का तर्क है कि ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। तो आप मेरा कहना मान लेंगे, इसमें संभालने और नहीं संभालने की बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोगों को कोर्ट से वापस आना पड़ा। खटीमा के मैंने प्रमुख का जिक्र किया, 3 बार पद से हटाया गया, कोर्ट से वापस आया और कोर्ट से वापस आने के बाद आज अब तो नहीं हट रहे। तो ऐसे में आप कैसे रोक सकते हैं बताइए किसी को? जो पद का लालची है, जो पैसे का लालची है, जो जेल नहीं जाना चाहता, उसको कैसे रोकेंगे? इसमें संभालने और नहीं संभालने की बात कहाँ से? कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या भाजपा दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है? क्या विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं? क्या एक के बाद एक भाजपा में शामिल हो रहे विपक्षी दल के नेताओं से भाजपा में असंतोष नहीं बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दल बदल की जो राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी चाहे वो यूकेडी के हों, कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर या फिर पद का लालच देकर लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल कराया गया है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन प्रशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आशीष नौटियाल जी से करते हैं। आशीष जी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता, विधायक, पूर्व सांसद और मुझे लगता है ये वरिष्ठ नेता हैं और इन पर पार्टी को काफ़ी भरोसा भी था और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि बड़ी वजह क्या आ रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हम हाईकमान से नाराज हैं या जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं या अनदेखी हो रही है, इस तरीके के इल्जाम भी हैं कुछ लोगों के। क्या कहना है इस पर? देखिए ऐसी मैडम, जो डर गए वो भाजपा में गए और जो लड़ गए वो कांग्रेस के साथ हैं। जिन लोगों पे आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से डिबेट में बैठा था जिसमें राजेंद्र भंडारी जी की जो धर्मपत्नी है उनको जो आपने हटाया था वो जिला पंचायत अध्यक्ष से, तो उस समय भी हम बैठे थे और ये भाजपा के यही प्रवक्ता बैठे थे साथ में और ये कहते थे कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे, ये भ्रष्टाचार किया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जेल के समान ही है कि उन लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ रही है। अधिकांश यह देखा जा रहा है जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई अन्य दबाव उनके ऊपर बना हुआ है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जरूर आप किसी का तन तो भारतीय जनता पार्टी में ले जा सकते हैं और उसकी मन और आत्मा वो कांग्रेस से अलग नहीं हो सकती। जिस कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, आपको इतने बड़े पदों पर बैठाया और आज ठीक है जेल जाने का अगर डर लगता है किसी को, तो सबको पता है कि भ्रष्टाचारियों की एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो मैंने आपको कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी बताए ना आशीष जी, मैंने अभी आपको कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी बताए। मनीष खंडूरी जी ने भी शायद ये बात कही थी कि हाईकमान से नाराजगी है, हाईकमान जिस तरीके से नाराजगी किस बात की? अब मैडम, अब ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। पिछली बार भी टिकट दिया जा रहा था, इस बार भी टिकट दिया जा रहा था। स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको अपने साथ घुमाते थे, अपने साथ हर उसमें रखते थे प्रोग्राम में। माननीय गणेश गोदियाल जी उनके पीछे खड़े थे, कहते थे आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिला पर आपको सम्मान पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी की अंतिम पंक्ति में बैठकर ज्यादा प्रसन्न हो तो इनको इनकी खुशी मुबारक। लेकिन जो मुझे लगता है और हमारी पार्टी को लगता है, ये एक डर का माहौल है। 24 घंटे पहले
भंडारी जी बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारी है, ये वो सारी बातें बोलते हैं और 24 घंटे के अंदर एकदम मन परिवर्तन हो जाता है। तो ये डर नहीं तो और क्या है। समझना चाहिए जनता को किस तरह भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड मारकर उसके बाद या तो आप जेल में डाल दो, जेल में नहीं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर डाल रही है, अपनी पार्टी को इन लोगों से मजबूत करने का काम कर रही है। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो मजबूत हो रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है मजबूत हो रहे हैं। हो सकता है अगर कांग्रेस से एक आदमी को आप लेके जाते हैं तो आपके 100 आदमी असंतुष्ट होते होंगे। जो आपकी पार्टी के अंदर सपना प्रोए बैठे हैं कि कभी हमारा भी नंबर आएगा, वो सब असंतुष्ट होते होंगे। और मैं ग्रुपों के माध्यम से देख भी रहा हूँ, मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी की कई लोगों के ग्रुप ने जोड़ा हुआ है, लोगों ने, उसके अंदर चल रहा है, बताओ ये फिर कांग्रेसी फिर आ गया, ये कांग्रेसी फिर आ गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, आशीष जी, यानी कि हमारे आप नेता भी कब खुफिया बनेंगे, इस तरह खुफिया की नजरें बातें बीजेपी पर ये बनाए लोग हुए करते हैं। हैं। नवीन ये जी क्या है जरा इसमें? ध्यान दीजिएगा, आशीष नौटियाल जी ने नहीं, खुद वो खुलासा तो वो किया लोग कि ग्रुप वो बनाते हैं तो कई उन्हें हमें भी जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, हम बीजेपी भी ग्रुप देखते में रहते है। हैं कितनी नाराजगी के ग्रुपों में चल रही है। लोग कह रहे हैं बताओ हमारा क्या होगा, ये तो बाहर से ले लेके आ रहे हैं, ये इनको प्रवक्ता भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये इसी पहले मैडम मैं चरण नाम का नहीं दे रहा हूँ, स्टेटमेंट है, इसलिए लेकिन ज्यादा नहीं बता बोलना रहा हूँ चाहूंगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रवक्ता है वो भी इंपोर्ट किए हुए हैं, अपने प्रवक्ता नहीं है। वो या तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से हैं या कांग्रेस की विचारधारा से हैं, वो भी नहीं नहीं, इंपोर्ट अगर किए आपका हुए हैं, नवीन उनसे ये प्रशाले जी बात की करा। तरफ इशारा है तो बिल्कुल गलत बात है, वो नहीं, तो दिल इशारा से तो मैं भाजपा ही किसी है। तरफ नहीं करता मैडम, मैं तो जनता जानती है कौन कहाँ से आया है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन प्रवक्ता भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं की बात तो और चलिए छोड़ो। ठीक है, अपने ठीक कार्यकर्ताओं ठीक का ठीक, सम्मान वापस नहीं आते हैं करते, बात आशीष जी, निकाल वापस आते हैं। नवीन प्रशाले जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आप एक कैंडिडेट लाते हैं और उसके बाद आप पर सीधा आरोप, पहला यही लगता है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और जैसा कि आशीष जी ने कहा कि जो डर गए वो भाजपा में गए और जो नहीं डरे वो कांग्रेस में है। देखिए यशी जी, ये बिल्कुल निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को डरा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी का काम डराना नहीं है, और जो आरोपी होगा वो आरोपी वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। जिस पर न्यायिक प्रक्रिया का अगर कोई चल रही होगी तो वो वहां भी चलेगी, यहाँ भी चलेगी। सवाल यह है कि लोग कांग्रेस छोड़कर क्यों आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सवाल यह है। सवाल उसमें यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज विलुप्त होती जा रही है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो लगभग समाप्ति की ओर है। इस देश की जनता भी, इस कांग्रेस के नेता भी परिवारवाद, व्यक्तिवाद और वंशवाद की राजनीति से तंग आ चुके हैं। उनको लग रहा है कि बिना कांग्रेस के परिवार के संरक्षण के कोई यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बन सकता है, और ये कब तक चलेगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है जहां पर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े उसको प्राप्त कर सकता है, दायित्व को प्राप्त कर सकता है। तो उसको देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की मैं हमेशा कहता हूं कि नीति और नेतृत्व से प्रभावित होकर ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस के दफ्तर में नहीं गई कि आपके नेताओं की आवश्यकता हमें है, या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विज्ञापन नहीं निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं दिया, वहां पर कोई जॉब रिक्रूटमेंट का ऑफर नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहना कि आज कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव पहले चरण में 19 तारीख को अप्रैल को यहां पर होना है, मतदान होना है, ऐसे में कांग्रेस आज भी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। कांग्रेस के अंदर जो फिर फुटबॉल चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर कि लोग लड़ना ही नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, अपने प्रत्याशियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लड़ जाइए। वो कहेंगे नहीं जी, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि चुनावी हार सामने दिख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, और कांग्रेस ये कहकर अपना किनारा नहीं कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो रही है, या फिर जो भी आरोप लगा रहे हैं सब निराधार हैं। इनको इस बात पर ध्यान देना होगा। मैं बार बार ये फिर कह रहा हूं आशीष नौटियाल जी को कि कांग्रेस आज एक दल के अंदर दलदल बन चुका है, तो कांग्रेस को उस दलदल को साफ करने की जरूरत है। और जो ऊपर से परिवारवाद का लेवल लग गया है, उस लेवल को आप उतारिए। कुछ और करेंगे तो अगर इसका नवीनीकरण कर सकते हैं तो कहीं कांग्रेस कुछ बच सकती है, नहीं तो कांग्रेस इस चुनाव में इस देश से ही समाप्त हो जाएगी। चलिए नवीन जी, वापस आएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना है? यूकेडी के भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस के भी कई लोग जा ही रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो आखिर बीजेपी में ऐसा कौन सा चुंबक लगा है जो लगातार लोग खिंचते चले जा रहे हैं? और मुझे लगता है कि सामने वालों को दोष देने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर की भी कुछ कमियां झांक लेनी चाहिए।
बहुत सही सवाल किया आपने। ये भारतीय लोकतंत्र का पतन का दौर है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि कांग्रेस ने इस देश को 60 साल लूटा है, बर्बाद कर दिया है, कंगाल कर दिया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस विचारधारा की पार्टी कहलाई जाती थी, वो कब भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस पार्टी बन गई। राजनीति में इतनी हो जाओगे, ये भारतीय जनता पार्टी से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भाजपा का कार्यकर्ता केवल झंडा बरदार बन गया है और अवसरवादी, भ्रष्ट, बेईमान भारतीय जनता पार्टी को प्यारे हैं यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। हमारा ये कहना है कि जो आरोप भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के, यदि उन्हीं लोगों को अपने यहाँ शामिल कर दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, एक नेता ही नहीं, आप मनीष खंडूड़ी जी को देख लीजिए, जोत सिंह बिष्ट को देख लीजिए, मालचंद है, धन सिंह है, लक्ष्मी राणा है, अनुकृति गुसाई है और अब राजेंद्र भंडारी जी ने तो अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे थे ये कहकर कि इन्हें बख्शेंगे नहीं, इनको चुनाव हराएंगे, और आज कह रहे हैं मैं मोदी जी से प्रभावित होकर गया हूं। जो आदमी विधायकी के लिए पार्टी तोड़ दे, वो आदमी विधायकी छोड़ दे। ये ईडी का डर, सीबीआई का डर और राजनीति का और पतन मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्शन कमीशन का जो है डंडा चला है, गृह सचिव उत्तराखंड को जो है उसके पद से हटा दिया और कारण क्या बताया गया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हो और गृह सचिव भी, इसका मतलब ये चुनाव को प्रभावित करेंगे इसलिए उनको पद मुक्त किया जाए। ये अभी डंडा चला है। कहने का मतलब है यूपी बिहार भी शामिल है चेहरे उसमें। की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसका चाल चरित्र और चेहरा आज जनता देख चुकी है कि दूसरे के कुनबे को बर्बाद करके यदि अपना कुनबा ठीक करने की बात भाजपा कर रही है तो जनता इस बात को भी देख रही है। और मेरी जनता से अपील है कि जो जनता एक छोटी सी सब्जी भी खरीदती है तो 6-6 बार सूंघती है, 36 बार पलटकर चेक करती है, तब 1 किलो सब्जी खरीदती है, वो जनता इन भ्रष्ट बेईमान नेताओं को भी देखे जो आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को खतरे में डालकर दल बदल कर निजी स्वार्थ पर लगे हैं। यदि ये लोग लोकसभा में पहुंचे तो ये उत्तराखंड के तमाम संसाधनों को बेच देंगे। जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, जल जंगल जमीन पर अधिकार, महिलाओं को अधिकार, नौजवानों को रोजगार, पुरानी पेंशन लागू हो, तमाम जैसे बिंदुओं पर हम जो संघर्ष कर रहे हैं, इसको देखते हुए मेरी जनता से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट बेईमान पार्टियों को उत्तराखंड से बाहर करो, वरना ये दल बदल लोकतंत्र को खतरे में लेकर आ जाएगा। और इससे बड़ा चरित्र क्या खराब हो सकता है कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहा था, आज वो विधायकी छोड़ भाजपा की माला पहनकर जय जयकार कर रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इतना राजनीतिक रूप से पतित हो चुका है कि अब उनको कोई शर्म नहीं है कि कौन सा कांग्रेस का है, कौन सा आम आदमी पार्टी का है। इनको चुनाव जीतने के लिए अपने यहाँ मिलाने में कोई कोर कसर ये छोड़ नहीं रहे हैं। तय जनता ने करना है कि यदि यही राजनीतिक चरित्र रहा तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर, बेईमानी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में इससे ज्यादा पतित राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से कि यदि राजेंद्र भंडारी जी आपको प्यारे हैं, अनुकृति गुसाई प्यारी है, अभी तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कल कांग्रेस के एक बड़े नेता और चले जाएं जिनकी बहू जो है कांग्रेस छोड़ चुकी है। कहने का मतलब है अगर ये राजनीतिक चरित्र है तो फिर आपको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि 60 साल कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस इस देश को कंगाल कर गई। तो आप क्या कर रहे हो? और जब भाजपा के कांग्रेस के भ्रष्ट भाजपा को प्यारे हैं तो मेरा उन तमाम कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है, आरएसएस से सवाल है कि ऐसे बेईमान लोगों को, ऐसे कार्यकर्ता जो झंडा बरदार बनकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, यदि इनके ऊपर बेईमान और भ्रष्ट लोगों को ही बैठाना है तो फिर ये झंडा बरदार अपना भविष्य क्यों बर्बाद शांति प्रसाद जी वापस आएंगे। और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए काम करें। भाजपा भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है, अवसरवादी है, झूठी है और जुमलेबाज है। उसी का परिणाम है कि आज पूरे उत्तराखंड का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है और दल बदल कर उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे। अरुण शर्मा जी,
ये दल बदल के राजनीति चुनावों से पहले होना बहुत स्वाभाविक है और कई बार ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और क्या वाकई उत्तराखंड में अब कांग्रेस का जो जनाधार है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? कि जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, तो पार्टी में जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन बचेगा? यसी जी, अगर पिछले 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव का विश्लेषण कर लें तो ये तो पहले ही साफ हो जाता है कि वो जनाधार कम हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें, फिर विधानसभा में बम्पर सीटें, फिर दूसरे लोकसभा में क्लीन स्वीप, फिर बम्पर सीटें। तो हम और आप जैसे जो पत्रकार बैठ के विश्लेषण करते हैं, इसको क्या कहेंगे? ये जनाधार कम होना नहीं तो क्या है? ये तो जनता, देखिए लोकतंत्र में भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जनता को अपनी ओर आकर्षित करना उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। और वो देखिए, वो जो रिजल्ट आता है वो लोकसभा विधानसभा चुनाव से ही आता है, जबकि ये चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, विधानसभा चुनाव और अलग है, स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो सारे चुनावों का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है, और ये जो बड़े चुनाव हैं इनसे साबित होता है कि जनता क्या चाहती है, जनता किससे प्रभावित है, वो अपने वोट की ताकत से दिखा देती है। अब देखिए, पहले भी हम लोग डिबेट में बैठ चुके हैं और ये बात हो चुकी थी, जब जोत सिंह वगैरह आम आदमी पार्टी से गए थे, तब भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी आने वाले दिनों में ये भगदड़ और तेज होगी। और अभी तो देखिए, कल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि परसों राजेंद्र भंडारी गणेश गोदियाल के साथ पीसी कर रहे थे और अचानक वो कल चले गए। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। देखिए, कहना आसान है कि ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन आप अपने कुनबे को बटोर के नहीं रख सक रहे हो, तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात है। और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत करती है, अगर वो विकल्प बिखरा हुआ है तो वो विकल्प कहां रह जाएगा? यही स्थिति है भाजपा की जीत में। सबसे बड़ी जो इस जीत की स्थिति आती है वो इसलिए है कि विपक्ष कोई विकल्प देने की स्थिति में नहीं होता। आप दावे भले ही कितने कर दे, शांति भाई कितने भाषण कर दे, लेकिन यूकेडी की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? आपने यूकेडी के प्रचार प्रसार के लिए, यूकेडी की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या काम किया? हम केवल कमरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जनाधार बढ़ा पाएंगे? नहीं होगा। ये जनता के बीच में जाना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विजय इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक तौर पे पन्ना प्रमुख तक बना रखे और तमाम स्तर पर तमाम मीटिंग हो चुकी है। और उन मीटिंगों का फायदा यह है कि उनका कैडर एक्टिव रहता है। उस कैडर को एक्टिव रखने की वजह से जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं और उस संपर्कों का फायदा उन्हें चुनाव में होता है। कौन दावे से कह देगा कि भाजपा 5 सीट नहीं जीतेगी इस बार भी? आप बताइए। पिछली विधानसभा चुनाव की स्थिति, भाई नौटियाल यहां बैठे हैं, शायद मेरी बात से सहमत हो, अगर कांग्रेस के टिकट समय पे बंट गए होते और कांग्रेस के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ उठावा होती और हरीश रावत जिद में मारते अलग अलग सीटों पर, तो शायद कांग्रेस बहुत आगे थी बीजेपी से। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लेकिन इस उठापटक में ये जनता को विश्वास दिलाने में विफल रहे कि कांग्रेस भाजपा का विकल्प हो सकती है उत्तराखंड के अंदर, और इसीलिए ये मिथक टूटा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। ये देखिए, ये जनता की ताकत, ठीक है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते, कुछ और आए बाएं की बात करते, तो जनता आपका विश्वास नहीं करेगी। देखिए, एक माहौल तो बनता है जब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जिस पार्टी में जाते हैं उसके पक्ष में एक माहौल बनता है। ये आपकी रिपोर्ट कह रही है यसी जी कि गढ़वाल जो संसदीय सीट है वो कांग्रेस विहीन हो गई है। अंतिम जो उनका इक्का था बद्रीनाथ का विधायक, वो भी भाग गया।
अब ऐसी कौन सी, निश्चित तौर पर अगर राजेंद्र भंडारी भाजपा में गए तो केवल अपनी पत्नी के कारण गए, ये जग जाहिर है, क्योंकि उनकी पत्नी को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष से हटाया गया और दोनों बार वो कोर्ट के जरिए दोबारा स्थापित हुई है। तो निश्चित तौर पर ये डर है, लेकिन कितने लोग और हैं जो डर के मारे जा रहे हैं भाई? मानचंद को क्या डर था? विजयपाल सजवाल को क्या डर था? धन सिंह नेगी को कौन सा डर था? इनके खिलाफ कौन से सीबीआई या इनकम टैक्स या ईडी के एक्शन हुए? ये तो साधारण कार्यकर्ता थे, विधायक थे। तो आपको एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, विवेचना करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कई लोग जिस तरीके से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और सीधा सीधा इल्जाम यही है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। और जिस तरीके की यहाँ पर अगर हम सर्कमस्टांसेस की बात करें बन रहे, तो कई लोगों ने ये साफ तौर पर कहा भी है कि हम नाराज हैं आला कमान से या हाई कमान से, और जिसकी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को या फिर यूकेडी को मंथन करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जिस तरह से इस समय चुनावी माहौल है, दोनों तरफ सेनाएं सज चुकी हैं और चुनाव में हिंदुस्तान आ चुका है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो ऐसे में जो अपनी अपनी पार्टी से कुछ लोग नाराज भी होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि हर एक के ऊपर मतलब सीबीआई का और ईडी का जो है वो शिकंजा कसा हुआ है। कुछ लोग कई बार अपनी पार्टी से नाराज भी होते हैं, कुछ लोग कई बार दूसरी पार्टी में अपना भविष्य ज्यादा अच्छा देखते हैं, या उनको ये लगता है कि हम बीजेपी में चले जाएं या कांग्रेस में चले जाएं। बड़ी पार्टियां हैं, पूरी पैन इंडिया ये दोनों पार्टियां हैं। हमारी यूकेडी या आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि शायद अभी उत्तराखंड में इतना भविष्य नहीं है, छोटी पार्टियां हैं, तो यहाँ पर टाइम लगेगा पार्टी को एस्टेब्लिश होने में। तो जो जल्दी मलाई खाने के चक्कर में जो हमारे छुटभइये नेता होते हैं या दूसरे नेता भी, जिनको लगता है कि यहाँ पे मलाई नहीं मिलेगी उस पार्टी में चलो, वहां पे मलाई मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो लोग पार्टी चेंज करके पार्टियों में जाते हैं। वहां पर उनको लगता है कि चुनाव का टाइम है तो हम बार्गेन अच्छी कर सकते हैं, हमें कोई अच्छा पद मिल जाएगा, हमें अपनी पार्टी से एक बड़ा पद यहाँ पर, मतलब जो भी पद हम यहाँ पर छोड़ के जाए हैं, चुनावी माहौल है, हमें वहां पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ ना कुछ काम भी मिलेगा और एक बड़े पद पर हम लोग बार्गेन कर सकते हैं। चुनावी माहौल में बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाती है। आप चुनाव के बाद जाएंगे, 2 महीने बाद चुनाव के, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी चुनाव 2 साल बाद है। भाई आराम से बैठो, 2 साल बाद देखेंगे तुम्हें क्या पद देना है। लेकिन चुनाव के टाइम बार्गेन अच्छी हो जाती है। तो ऐसे में काफी लोग हैं जो सिर्फ राजनीति में इसीलिए आए हैं कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा लेना है, कहीं ना कहीं उनको अपनी पहचान इस हिसाब से बनानी है, कुछ कमाई करनी है, कोई धंधे करने हैं, उनके अपने बिजनेसेस हैं या जो भी कुछ है, फायदा लेना है। तो वो लोग चुनावी माहौल में अपने आप को ज्यादा मजबूती से बार्गेन कर पाए, इसके लिए वो दूसरी पार्टियों में जाने की कोशिश करते हैं, जाते भी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है, हम इस बात को भी झुठला नहीं सकते कि इस समय जो प्रेशर है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर बहुत ज्यादा है, विपक्षी नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा है। काफी नेता है जिनके ऊपर वाकई में ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, बड़े बड़े नेता जो हाई लेवल के जो नेता है, तो उनके वो तो सिर्फ उसी वजह से वहां पर जाते हैं कि भाई जेल जाने से अच्छा है और हम लोग बेटर है कि हम लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कम से कम हमारे ऊपर छापे नहीं पड़ेंगे। तो दोनों को, कार्यकर्ताओं को या छोटे नेताओं को और बड़े नेताओं को हमें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। सीबीआई और ईडी के पास अभी इतनी टेंशन नहीं है, इतना बहुत काम है उनके पास। वो भी पहले बड़े नेताओं को पकड़ रही है, उसके बाद छोटे नेताओं का नंबर आएगा। इसलिए छुटभइये तो सिर्फ बार्गेन करने के लिए जाते हैं, हमें वहां पे कोई बढ़िया पद मिल जाएगा तो हम वहां चले जाते हैं। तो ये तो देखिए चुनावी माहौल है, ये जो मेला लगा हुआ है, इस मेले में लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने आप को बेचने के लिए बाहर आ गए हैं। तो जिसको बीजेपी जितने दामों पे खरीद ले, ये इनके ऊपर है। ठीक है, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बातें कही जा रही है कि नाराजगी है या अंतर्द्वंद है या जो परेशानियां हैं, तो क्या उन पर मंथन चिंतन जरूरी नहीं? क्या इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेना कि नहीं वो वॉशिंग मशीन है, वहां पर जाकर चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, यहाँ पर उमा जी ने बहुत क्लियर बात कही कि बड़े नेता हैं उनका समझ में आता है, लेकिन जो छोटे नेता हैं वो तो बार्गेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और क्या ये भी वाकई में अब हो गया है कि जो 2 अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, उसकी बड़ी वजह यही है कि अब आपके पास लोग नहीं है, चेहरे नहीं है? चेहरे ज्यादा हैं, चेहरे नहीं है, नहीं चेहरे ज्यादा है।
तो ये तो जो लड्डू इनके मन में जो फूट रहे हैं चेहरे नहीं है, इस बात को तो ये लोग भूल जाएं। कांग्रेस से तो ना तो आप लोगों को चेहरे दे रही है, आप कह रहे हो चेहरे नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं राजेंद्र भंडारी जी वाले केस पे आता हूँ। आज आप बताएं मैडम, क्या राजेंद्र भंडारी जी को हम लोग मंत्री बना सकते हैं? क्या चाहिए उनको बताओ, या हम सीएम बना दें? हम विपक्ष में हैं, जो टिकट देना चाहिए था उन्हें टिकट भी मिल गया, उन्हें विधायक भी बना दिया, अब इससे ऊपर क्या दे सकते हैं? नहीं, राजेंद्र जी की बात तो अभी देखिए अरुण जी ने कही कि उनका तो एक रीजन था कि वो अपनी धर्मपत्नी की वजह से बीजेपी में चले गए, लेकिन बाकी लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शैलेंद्र रावत जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अनुकृति गुसाई जो गई हैं, हाँ, उनके ऊपर भी ईडी का नोटिस आ रहा था, वो नोटिस ईडी के सामने नहीं गई थी, इसलिए उनको ज्यादा उचित लगा कि उन्हें वहां जाना चाहिए। उनसे पहले लक्ष्मी राणा जो गई हैं, उनके ऊपर भी ईडी का दबाव था, उनकी जांच चल रही थी। दबाव के कारण अधिकांश नेता, जिनको छोटे मोटे कोई और अगर नेताओं की बात हम लोग करते हैं, या आप सजवाण जी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग सक्रिय कब थे पार्टी के अंदर? ये कौन सी सक्रियता सबके साथ काम करते हैं? आप इनकी कोई भी फेसबुक अकाउंट उठा लीजिएगा, ट्विटर उठा लीजिएगा, इनका धरातल पे काम देख लीजिए, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये एक चुनावी माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को इस टाइम पे अपने यहाँ ले जा रही है। आप बताएं, जो आदमी हमारे यहाँ विधायक है, एक दिन पहले बयान देता है कि झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं, मैं मोदी को पसंद नहीं करता, सारी बातें जो आदमी बोल रहा है, 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैंने आपको बताया, जिसने गलत नहीं किया होगा वो तो कांग्रेस में भी रह सकता है, बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। आज हम जैसे लोग अभी पार्टी ज्वाइन करे 2.5-3 साल हुआ, पार्टी ने इतना नहीं, मुझे मौका परस्ती वाले लोगों के बारे में बताइए ना, कि जो लोग अपना ये देख रहे हैं कि नहीं वहां जाएंगे तो हमें ये पद मिल जाएगा, या वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये जिनको सपने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैठे हैं उनको ही कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो सपने देख रहे हैं, सपने पे रोके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बोलते हैं कि इनको एक आध महीने मजे करने दो, इनके उसके बाद तो इनके से लात मारेंगे, इनको पता लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही होते हैं। नवीन खुशहाली जी, ठीक है, एक सेकंड आशीष जी रुकिए, एक सेकंड रुकेगा आशीष जी। नवीन जी जरा बताइए कि अब आप इतने सारे लोगों को अपनी पार्टी में ले आए हैं, अब इतने सारे, अगर जाहिर है कि आप सबको तो पद दे नहीं देंगे, और जिस तरीके की भीड़ अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, तो क्या वहां से फुटअव्वल नहीं हो रही? और जैसा कि जानकारी हमारे पास भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कम सिर्फ फुटअव्वल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में उनको प्रॉब्लम है कि आप हम लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, या कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उनको पद मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी नहीं है? देखिए, कभी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी पद की लालसा के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। उस दायित्व में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता का दायित्व हो, हर दायित्व को आराम से निभाते हैं, और जब तक उनको मिलता है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन लोगों को आने दो, फिर ये बोल रहे हैं कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कौन लोग ऐसा बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये डिफेंड नहीं कर पा रहे आज कि इनके लोग इतनी संख्या में क्यों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। सवाल ये है कि डिफेंड कर तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई का डर बता रहे हैं, अनुकृति गोसाई के लिए बताया, लक्ष्मी राणा जी के लिए बताया, राजेंद्र जी का रीजन जग जाहिर है। जो अपराधी होगा वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ जाएगा, तो फिर भी अपराधी रहेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यायपालिका अपना काम करेगी। नवीन जी, अब ये तो बात आप मत ही कहिए प्लीज। ये कहना गलत है, ये तर्क कांग्रेस का गलत है। ये आप मत कहिए। और नहीं, और एक तरफ जब आपको पता है कि नहीं, अगर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त करती नहीं, आप उनको अपनी पार्टी में क्यों रख रहे हैं? क्यों आप भ्रष्टाचारियों की फौज बढ़ा रहे हैं अपनी पार्टी में? आपने राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी की बात की, तो हाईकोर्ट ने उनके बारे में फैसला दिया है, माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है। और अगर कोई करप्शन कांग्रेस के टाइम में हुआ है तो कांग्रेस पार्टी में हेमंत शर्मा, आपकी पार्टी में रघुवर, सारी कांग्रेस हमारी भाई। आप देखिए, मैंने कहा ना, मैंने शुरू में कहा कि परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति से इस देश की जनता भी परेशान हो चुकी है, कांग्रेस के नेता भी परेशान हो चुके हैं। और उस परेशानी के कारण जहां भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति सही है, नेतृत्व सही है, उससे प्रभावित होकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाना, भारत के गौरव को आगे बढ़ाना, उसमें अपना सहयोग देने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर आज कांग्रेस टूट गई तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा दोष है, कांग्रेस का दोष है, क्योंकि कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा कि अपने संगठन को कैसे संभाला जाए। आज कांग्रेस के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है।
आज खिसियानी बिल्ली खम्मा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नौटियाल जी आप क्या कर सकते बताइए? आपके तो अध्यक्ष का बयान आ रहा है कि जो जाना चाहते जाइए, हताशा है आपकी, जो आदमी आपके अंदर की हताशा है। आप कर भी क्या सकते हैं? अरे आप कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा, ये बताइए ना, क्या कर सकते हैं इसके अलावा? क्या रास्ता है आपके पास? आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए परिवार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई सफलता से ईर्ष्या की बजाय अगर आप अपने गिरबान में झांके, आप अपने आप को देखें, अपनी कमियों को एक सेकंड नहीं, तो कुछ बच जाओगे। आशीष जी रुके जरा। नवीन प्रशाले जी, बढ़ता हुआ आपका परिवार, लेकिन आपके जो पहले के परिवार के सदस्य हैं उनको तो बचाइए। आप ला कर भरते रहेंगे लोगों को। आपको क्या लगता है जो आपके परिवार में पहले से ही लोग हैं उनको आस नहीं है आपसे, उम्मीद नहीं है आपसे? किसी भी संगठन और ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के लोग जा नहीं रहे कहीं और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यशी जी, किसी भी संगठन में उस संगठन की सफलता तब होती है जब बेहतरीन लोग आगे आते हैं। उसमें फर्क नहीं पड़ता कि संख्या कितनी है, हमेशा जो बेहतरीन होगा वो आगे आएगा। ये किसी भी संगठन में होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस में कभी ये नहीं रहा कि जो बेहतरीन है वो आगे आए। एक ही परिवार का राज रहा है, तो लोग उससे परेशान हो चुके हैं। आज लोग उस वंशवाद, उस परिवारवाद। चलिए ठीक है, नवीन प्रसाद जी होल्ड ऑन। आशीष नौटियाल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शांति प्रसाद जी मैं आपके पास आती हूँ। आशीष जी देखिए मैडम, ये जस्सी मैडम जिस तरह ये अपनी पार्टी में सबको ले जाके इकट्ठा कर रहे हैं, अभी लोगों को उम्मीद थी बद्रीनाथ विधानसभा से कि अभी महेंद्र भट्टी जब राज्यसभा चले गए, अब हम लोगों का नंबर आएगा, अब नंबर आएगा राजेंद्र भंडारी जी। अरे तो आप भाजपा के कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने दल की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता मत करिए नौटियाल जी, आप अपने शांति प्रसाद भट्ट जी। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आशीष जी रुके जरा, इस पर आगे बात करते हैं, रुके। शांति प्रसाद जी, अब यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि कमरों में बैठकर कैसे जनाधार बढ़ेगा, कैसे आप अपना जनाधार बढ़ाएंगे? यूकेडी के साथ भी बहुत सारी समस्याएं, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जनता को विश्वास दिलाना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सही सवाल किया है। मेरा ये सवाल पत्रकार से ही है। अब आप बता दीजिए, पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे कितने खबरें छप रही हैं, अखबार में ऐड चल रहे हैं 50-50 लाख के, इस पर पत्रकार का ध्यान नहीं गया। और जब ये खुलेआम चल रहा है कि ईडी ने बुलाया है, अब भाजपा में जाना है, ये नारे लग रहे हैं, ये डर के मारे इतने चरित्रवान हैं जो विधायकी छोड़ के जो है भाजपा में जा रहे। इनका राजनीतिक चरित्र पता नहीं है, पहले भाजपा फिर कांग्रेस, फिर भाजपा फिर कांग्रेस। मेरा कहने का मतलब है, देखिए यशी जी, लोकतंत्र में ये चुनावी पर्व है, इस समय अखबारों के अंदर खबरें मेरा सवाल है कि जो भाजपा गरीब, जवान, किसान, महिलाओं की बात करती है, उत्तराखंड किसानों की जो दुर्दशा है उस पर कोई खबर छप रही है पिछले 15 दिनों से? उत्तराखंड में पेंशन के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, छप रहा है कहीं अखबार में? मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता हत्याकांड पर अखबार में कुछ आ रहा है? अब तो चल रहा है मोदी जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए। अगर ये मुद्दे हैं और अखबार मैनेज कर अगर आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हो मुद्दों को छुपाकर, अगर ये लोकतंत्र है, तो मेरा सवाल इन्हीं पत्रकार महोदय से है कि उत्तराखंड आंदोलनकारी पार्टी यूकेडी, जिसने हर बुनियादी सवाल पे संघर्ष किया, अगर पत्रकार को नहीं दिख रहा है तो फिर ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर उस पत्रकारिता पे सवाल खड़े होते हैं जो भू कानून और मूल निवास पर नहीं समझ पा रहे, राजधानी को नहीं समझ पा रहे। नहीं, लेकिन शांति प्रसाद जी, आप पत्रकारों को तो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जनता को कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? हम कह रहे पत्रकारों ने आंखों में पट्टी बांध ली है, क्या जनता ने भी आंखों में पट्टी बांध ली है? क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप कि आप उत्तराखंड क्रांति दल से हैं और जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा जनता को? सवाल तो ये भी है ना। और मेरा मूल सवाल यही है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि पत्रकार क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए ना कि जनता को आप क्या दिखा रहे हैं, आप जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं? सवाल कर रहा हूं, आप बताइए, अंकिता हत्याकांड पर आंदोलन भाजपा कर रही है? उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे में ईमानदारी से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बेईमानी करी, ये मुद्दे क्या दोनों पार्टियां उठा रही हैं? उत्तराखंड में बेरोजगारों पे लाठीचार्ज क्या यूकेडी करवा रही है? महिलाओं का सड़कों पे प्रसव हो रहा है तो क्या ये उत्तराखंड क्रांति दल करवा रहा है? अरे इनकी अव्यवस्थाओं के कारण उत्तराखंड आज रसातल पे चला गया है, ये दल बदल हो रहा है, इसमें क्या हमारा हाल है, हाथ है? मेरा कहने का मतलब है, जितना यूकेडी को कमजोर किया जाएगा उतना राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें जो है चंदे मिलते हैं।
मैं सब समझता हूं, मगर उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर संघर्ष करने वालों को अगर दरकिनार किया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि जितना उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर किया जाएगा, कम आंका जाएगा, उतना बाहर के लोग इस पर राज करेंगे। और ये 24 साल में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो फिर डिबेट काहे की हो रही? अगर कांग्रेस वाकई बहुत अच्छी है तो फिर ये दल बदल क्यों हो रहा? मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, और अगर पत्रकारिता में अगर अखबारों के हर पन्ने में उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हो रहे होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। मगर दुर्भाग्य है 50-50 लाख के ऐड हैं और चंदा सूचना विभाग से ऐड के चक्कर में जय जयकार सभी कर रहे, उसका परिणाम है राज्य बर्बाद हो रहा। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, कांग्रेस भी ठीक, भाजपा भी ठीक और यूकेडी बहुत खराब है। ये जो मानसिकता है, इससे हमारा जो होना है वो तो हो ही रहा है, मगर आने वाली पीढ़ी गुलाम इन्हीं की बन रही है, हमारी नहीं बनेगी। उत्तराखंड सबका है, मगर दुख इस बात का होता है मुझे जो ये बुनियादी बताइए संघर्ष कर रहे कि हैं। कांग्रेस उनको अगर आज कम इतनी आंकने खराब वाले- है तो आप गठबंधन के साथ पहले चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे? नहीं, अगर आज कांग्रेस में इतनी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ आप भी जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में आप भी चाहते हैं कि आपका गठबंधन हो जाए और आप चुनाव लड़ें। कहाँ है मुझे बता दीजिए, कौन से अखबार में छपा है कि उत्तराखंड क्रांति आपके ही किसी प्रवक्ता ने ये बात कही होगी, मैं ऐसे ही ये बात नहीं कह रही हूँ। और अगर मुझे वो क्लिप मिलता है तो आई विल शो यू डेफिनेटली। कोई एक बैठक बता दीजिए, कोई एक बैठक बता दीजिए, आप पत्रकार, आपके सूत्र है, बता दीजिए। मतलब अगर कोई हमारा राजनीतिक व्यक्ति अगर उसके साथ में हाथ मिला लिया, वो गठबंधन हो गया, ये कोई बात है? चलिए ठीक है, ठीक है। अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, मुझे तो ये लगता है कि शांति भाई को आदत पड़ गई अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद दिखाने की। तो मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? अरे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के टाइम पे आप मुलायम सिंह की गोद में बैठे रहे और जब उत्तर भाई उसके बाद यहाँ की सरकार की गोद में भाजपा की गोद में बैठे नहीं, उनकी गोद में बैठे। आप ये तो कैसी बता बातें दीजिए, बोलते हो भाई, कैसी बातें बोलते हो? ये तो आपसे सबसे सामने है। अच्छा लगेगा कि आप भाजपा की आपको भाजपा की भी जय जयकार करनी होगी, कांग्रेस की भी जय जयकार करनी होगी। इसमें मैं इसका मतलब आपको व्यक्तिगत बोलूंगा? अरे ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी लग रही है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आज भी उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे हैं। आप आरोप उस पर लगाइए जिसने संघर्ष न किया हो, ये आप आरोप उस पर लगाइए जिस पर जिसने संघर्ष न किया हो। बुनियादी मुद्दों पर हमसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, मगर ये जय जयकार करते नहीं है कुछ, जय जयकार करना ठीक नहीं है। आप बताइए जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे हो रहा है, इससे खुश हो आप? विश्वास करती है आपके कांग्रेस पे क्या खुश हो आप? भाजपा जो कर रही है तो ऊपर विश्वास नहीं करती है। आप ये बताइए, अंकिता हत्याकांड हुआ है, खुश हुआ आप? सवाल भटकाई होगा, ये कर्ज की गर्दी में डूब के आप खुश हो? आप ये बताइए, आपकी कलम क्या इन चीजों से खुश है कि उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है? हम इसको संतुष्ट है, आप हमारी कलम को उठाइए। मतलब आप संतुष्ट हैं उत्तराखंड का बर्बाद हो रहा है? संतुष्ट हैं? जनता पेंशन खत्म हो गई, संतुष्ट हैं? ये बताइए ना। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी और अरुण शर्मा जी रुकिए जरा। उमा सिसोदिया जी, मेरे पत्रकार भाई शांति भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहने दीजिए। मेरे पत्रकार भाई अरुण जी का बार बार एक प्रश्न यूकेडी से ये था कि जनता आप पर विश्वास क्यों नहीं करती। अरुण जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, आप एक बहुत सम्मानित पत्रकार यहाँ पर हैं और रीजंस क्या है वो भी आपको पता है। जिस तरीके से पैसे का बोलबाला इस समय चुनावी राजनीति में है, अरुण जी आप बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, आप लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए, अब फिर मैं देखती हूँ जनता आप पर कितना विश्वास करती है। आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, हमें आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप बिल्कुल हमें ईमानदार हैं, आपने अपना तन मन धन जनता के लिए पूरा न्यौछावर कर दिया। क्या जनता आप पर विश्वास करेगी? आप लोकसभा चुनाव लड़िए, अगर आपको 1000 वोट भी मिल जाए तो। अच्छा होना, बढ़िया होना और चुनावी राजनीति में जीतना दोनों अलग बातें हैं। चुनाव में कैसे सीटें जीती जाती हैं आपसे अच्छा कौन जानता होगा अरुण जी? नहीं, आपसे अच्छा कौन जानेगा? दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है।
मैं आपकी और यूकेडी की बात यहाँ पर कर रही हूँ। आपको पता है कितना पैसा खर्च होता है, कितना तामझाम लगता है, और जिस तरीके से बीजेपी ने इस समय पैसे के बल पर साम दाम दंड भेद करके जिस तरीके से माहौल पूरे देश में रचा हुआ है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, चाहे वो अडानी अंबानी का पैसा हो, चाहे वो अभी आप देख लीजिए किस किस तरीके से 10 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी 500 करोड़ रुपए 50 करोड़, कितना अभी मैं पढ़ रही थी अखबार में, कितने कितने पैसे बीजेपी को आप लोग देख रहे हैं। सिलखियारा टनल वालों ने कितने पैसे दे दिए। कहीं कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है। इस बात का मुझे दुख होता है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यूकेडी के पास उमा जी होते हैं ना, तो ये सब लोग भी विधायक बन के इस समय विधानसभा में उमा जी एक सवाल आपसे भी है कि यहाँ पर अभी हाल ही में आपके ही प्रवक्ता थे और उन्होंने कहा था कि शायद उत्तराखंड में एक सीट पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है, क्या ऐसा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल एक बैठक यहाँ पर हुई थी। कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से आम आदमी पार्टी के जो हायर कमान है, हमारे प्रभारी जी हैं, उनको लिखित में एक यहाँ पर हमने सबने साइन करके दिया कि उत्तराखंड में हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डिमांड करते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक सीट के लिए हमारी बात की जाए। ऑब्वियसली देखिए, हम नहीं बात कर सकते इंडिया गठबंधन में, उमा सिसोदिया की औकात नहीं है कि वो जाके बात करेगी, लेकिन हम इतना जरूर है कि हम अपने हायर अथॉरिटीज को बोले, और उसके बाद हायर अथॉरिटीज जब इसकी बात है कि भाई कहां पर किस किस को कितनी सीटें मिलेंगी, वहां पर हमारी बात रखे। तो ये बात आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के संगठन ने बोली है। सीट मिलती है या नहीं मिलती है, इस पे मेरा बस नहीं है। ये तो जो हमारा गठबंधन को जो देख रहे हैं कि किसको कहां कितनी सीटें मिलेंगी, वही लोग इसको आगे रख पाएंगे। चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी, अगर हम बात करें तो अभी 2 टिकट प्रत्याशियों का घोषित होना भी बाकी है, अभी कितना वक्त लगेगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक साझा की गई है कि अभी कितना और इंतजार जनता को करना पड़ेगा? 18 तारीख से पहले हो जाएगा, कल का दिन और है। और ज्यादा कैंडिडेट हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा, जो इनकी गलत फहमी है उसके लिए इनको क्या कह सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट ज्यादा हैं और इसका डिसीजन पार्टी जरूर करेगी। टिकट तो देने ही है, लेकिन किसको दिया जाए, कौन उचित रहेगा, किसको देने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब देखना। ठीक है। नवीन पिरसाले जी, ज्यादा कैंडिडेट हैं इसलिए वक्त लग रहा है, आपकी गलत फहमी है कि उनके पास लोग नहीं है? ठीक है, हमारी तरफ से पूरी छूट है, और वक्त ले लीजिए, पूरा वक्त आपका है, वक्त को जैसे इस्तेमाल करना चाहें आपके हाथ में है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार जिससे शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, और अरुण शर्मा जी से सवाल जवाब हुआ था, और उमा जी भी उसमें यूकेडी की एक वकील के तौर पर बीच में अपना दे रही थी, और अरुण शर्मा जी ने बहुत अच्छा कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर पैसे का बोलबाला होता तो जनता शायद उस वक्त वो सरकारें नहीं चुनती। हाँ, दूसरी बार जरूर आम आदमी पार्टी के लिए टफ हो गया था, इससे शराब घोटाला यहाँ पर हुआ है और वो नेता पकड़े भी जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसे का बोलबाला, पैसे का वो देकर आप बहाना बनाकर आप उस सच्चाई को छुपा नहीं सकते कि आप उस लेवल पर नहीं है, उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर की क्रांति यहाँ पर चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल खाली नाम ही नाम है, अब क्रांति खत्म हो चुकी है, वो लोग जा चुके हैं इस धरती से, और उसकी विरासत को, उस विरासत को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर संजो कर रख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ये प्रदेश सर्वोपरि है, उस भावना से उन शहीदों का सपना साकार करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो ये सब कहने के लिए है। अब देखिए, जो पार्टी हमेशा कांग्रेस को गलियाते हुए आगे आई, आज जो पार्टी एक चीज के लिए यहाँ पर अपने पार्टी को, अपने हाईकमान को भेज रही है लिख के यहाँ मीटिंग करके कि एक सीट पर हमें खड़ा कर दीजिए, एक सीट मांग रहे हैं, आज भीख होगी। आप ये देखिए, जो पार्टी यशी जी हमेशा गलियाते हुए कांग्रेस को आगे आना चाहती थी, आज वही कांग्रेस के पीछे लग गई है। तो इससे बड़ा दल बदल क्या होगा? आज भारतीय जनता पार्टी को ये लोग बोल रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी लोगों को शामिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऑफिस में नहीं जा रही है, ना आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस, बहुत स्पष्ट है, ना यूकेडी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, और जो माननीय मोदी जी का मिशन है, उस मिशन को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आपने तो उससे लड़ने गठबंधन बनाया था। ठीक है नवीन जी, अब की चूंकि कमी है, हमें इंतजार है कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे हम, जिस तरीके से कांग्रेस के कई विधायक, पूर्व सांसद जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हाल ही में, ऐसा माना जा रहा है कि टिकट में प्रत्याशियों की घोषणा सिर्फ इससे नहीं की जा रही क्योंकि कांग्रेस के पास शेयर है। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लोग ज्यादा है, इसलिए अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की गई है, जल्दी ये घोषणा कर दी जाएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।